नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 27 का सत्ताधीश कौन में। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लिहाजा सभी पार्टियां किसी न किसी मुद्दे को लेकर अपनी सियासी रोटियां सेकने में व्यस्त हैं और जनता को अपने पाले में लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जनता के मन में क्या है, इसी बात की पड़ताल आज हम करने की कोशिश करेंगे। एफएम न्यूज की टीम उत्तर प्रदेश के हर जिले में पहुंच रही है और लोगों का मन टटोलने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में एफएम न्यूज की टीम यूपी के कौशाम्बी जिले में पहुंची और स्थानीय नेताओं और लोगों से खास बातचीत की। चलिए तो आपको सीधा लेकर चलते हैं कौशाम्बी, जहां एफएम न्यूज संवाददाता अखिलेश सिंह ने स्थानीय लोग और नेताओं से खास बातचीत की है। आखिर 2027 का सत्ताधीश कौन, किसके सिर सजेगा 2027 का ताज। 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश की राजनीतिक भी गर्म होती नजर आ रही है। जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2027 में सत्ता की बागडोर किसके हाथ होगी। 2022 से 2027 यानी 5 वर्षों में सरकार और क्षेत्रीय विधायकों ने विकास के कितने वादे पूरे किए और सड़क सुरक्षा, सड़क, शिक्षा व्यवस्था, बिजली, पानी, रोजगार जैसे अन्य मुद्दों पर जनता क्या सोचती है। क्या विकास धरातल पर दिखाई देता है या फिर दावे और हकीकत में बड़ा अंतर है। एफएम न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और जनता से सीधे सवाल करेंगे और जानेंगे कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। आखिर इस बार जनता किसके काम पर भरोसा करेगी और किसे सत्ता की चाबी सौंपेगी। एफएम न्यूज की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो से, जहां आपको सीधे सवालों के जवाब मिलेंगे और हमारे पीछे देख सकते हैं कई पार्टियों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद है हमारे सामने। क्या कुछ कहेंगे 2022 से 27 के बीच। और भारतीय जनता पार्टी दावे के साथ कह रही है कि काफी विकास हुआ है। और मुझे तो हंसी आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बातें सुनकर कि ये इतना ज्यादा। एक कहावत है ना कि जिनके मकान शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं मारते दूसरे के उसमें। तो वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। जितना कांग्रेस ने 70 साल में नहीं लूटा, इन लोगों ने इतने साल में अपने सरकार में लूट के दिखा दिया। हमने इतिहास में पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी गजनबी कौन आए थे भारत को लूटने, वो तो केवल पढ़ा था। हमने राम मंदिर को लूटते हुए देख भी लिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा सफाई ना दें और इस बार पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है। तो मैं और भी लोग हैं, बात करूंगा। क्या कुछ कहेंगे 2022 से 27 के बीच 5 वर्ष में जो है काफी कुछ विकास हुआ है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है। और समाजवादी पार्टी इसमें क्या सोच रही है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ग्राउंड जीरो पे आज आके कई पार्टियों के प्रतिनिधियों को, प्रवक्ताओं को आज आप यहाँ पे डाइट मैदान में इकट्ठा करके आप ग्राउंड जीरो पे जानना चाह रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये बात सही है। 2022 से भी पहले किसी की सरकार थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, ये आप जानते हैं। और 2022 में खासकर अगर कौशाम्बी की मैं बात करूं तो 5 सालों में कौशाम्बी में इतना विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने कि उनके सांसद भी थे, उनके तीनों विधायक भी थे। लेकिन 2022 में तीनों विधायकों को भारत कौशाम्बी की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। यहाँ तक कि कौशाम्बी के जो बहुत बड़े अपने आप को सूरमा बनते थे डिप्टी सीएम, उनको भी इस कौशाम्बी की जनता ने जमी दो कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया। फिर भी कौशाम्बी की जनता के अपमान किया गया, गुजरातू की जनता का अपमान किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के खिलाफ जाके, लोकतंत्र के खिलाफ और जनता की भावनाओं के खिलाफ जाके केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बना के कौशाम्बी में भेजा। वही डिप्टी सीएम आज कह रहे हैं कि कौशाम्बी में तीनों विधायक हैं और सपा के और सांसद सपा के हैं, इसलिए हम कौशाम्बी में विकास नहीं होने दे रहे हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि आज तीनों विधायक समाजवादी सिंपल पे जीते थे। एक विधायक को उन्होंने मंत्री बनाने के लालच पे तो अपने कब्जे में ले लिया और मंत्री बनाने के लालच में ले गए तो उनको क्या दिया आपने देखा होगा। अभी झुंझुना पकड़ा के उनको प्रदेश में घुमाया जा रहा है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है पार्टी तोड़ने का, विधायक तोड़ने का, और जो लोग नहीं तोड़ते हैं उनको सीबीआई, ईडी और तमाम और मुकदमे फंसा के उनको डराने धमकाने का। तो साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कौशाम्बी का विकास हुआ है और जितना भी होना चाहिए वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, वो विकास नहीं होने दे रही है। आपने कुछ देर पहले सुना है केशव प्रसाद मौर्य का बयान,
तो इस तरीके से वो नजीर है, वो सबूत है कि डिप्टी सीएम कौशाम्बी में विकास नहीं होने देना चाह रहे हैं और कौशाम्बी को बिल्कुल पूरी तरीके से इस समय आप देख लीजिए, आप अपने जिला अस्पताल में जाइए तो जिला अस्पताल पूरी तरीके से केवल ट्रांसफर यहाँ से कर दिया जाता है कि कोई भी सीरियस मरीज आएगा सीधा उसको रिफर सेंटर बन के रह गया है। मेडिकल कॉलेज में अगर आप जाइए तो वहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं। मेडिकल कॉलेज बनाया इन्होंने लेकिन अस्पताल नहीं बनाया, उसी जो पुरानी अस्पताल को ट्रीटमेंट करके इन्होंने चलाने का काम किया और कुछ नहीं किया है। जो रोडें बन रही हैं उससे किसानों का नुकसान हुआ है। इन्होंने किसानों की बेशकीमती जमीन को भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, हड़प लिया पूरी तरीके से और जो मुआवजा देना चाहिए बिल्कुल नाम मात्र का मुआवजा दिया, जबरदस्ती लिया है। रामगमन मार्ग आप सर्वे कर लीजिए, जिस तरीके से कीमती जमीनों को भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया, तो ये किसान विरोधी सरकार है। किसानों की जमीन को कब्जा कर लिया, नौजवानों के ऊपर किस तरीके से इन लोग, ये भारतीय जनता पार्टी की आज जो सरकार है वो क्या कर रही है। चाहे नीट का एग्जाम देख लीजिए, चाहे और तमाम एग्जाम देख लीजिए, कोई ऐसा परीक्षा नहीं नौजवानों का जिसमें पेपर लीक ना हो, घोटाला ना हो। तो ये घोटालेबाजों की सरकार है कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे किसानों की हमने बहुत सारा ये कर दिया वो कर दिया, तो मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय की दोगुनी करने की बात कर रही थी। क्या हुआ? किसानों के ऊपर लाठियां चली, किसानों को जेल भेजा जा रहा है। 10 साल 7 साल वहां पे दिल्ली में किसान धरना पे बैठे रहे, क्या मिला उनको? किसानों की खेती को चरा लिया छुट्टा छोड़ के। आज वो बेचारे परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाओं के ऊपर आए दिन अत्याचार अन्याय होता है, किसी को न्याय नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी में। आप चले जाइए थानों में, आज कौशाम्बी में ही मैं आपको कह दूं, कौशाम्बी में आज मैं कचहरी में रहता हूं, विक्रम सिंह एडवोकेट मेरा नाम है, मैं समाजवादी पार्टी का बाबा साहब वाहिनी का जिलाध्यक्ष हूं। मैं कचहरी में रहता हूं, डेली में 10-15 नाबालिग बच्चियों को यहाँ पे 64 के बयान में 164 का कलेक्ट्रेट में बयान होता है। इतना अन्याय अत्याचार महिलाओं के साथ हो गया है। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समाज के ऊपर पूरी तरीके से जो है ये पूरी तरीके से पीड़ित समाज पे आज अन्याय अत्याचार बढ़ गया है कि मुकदमा नहीं लिखा जाता है कि उनके ऊपर उनकी जमीनें बेशकीमतें कब्जा की जाए। आप तो देखते हैं कि अक्सर यहाँ पे कौशाम्बी में जो डेवलप हो रहा है वो जमीनें आज कब्जा की जा रही हैं भूमाफियों के द्वारा। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कब्जा, आए दिन खबर चलती रहती है, लेकिन सत्ता की हनक है, सत्ता की पावर है, तो वो खबरें दब जाती हैं और वो खबरें दबा दी जाती हैं। तो साथियों, ये चीजें हैं कि आप, बहुत अच्छी बात है कि आप आए हैं और ग्राउंड जीरो पे आए हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय जी बड़ा लंबा लंबा बोल रहे थे, ये बात सही है कि इसी तरीके से 2014 से पहले, ये 2014 के लोकसभा चुनाव में लंबा लंबा सपना दिखाए थे। इस देश के जनता को इन लोगों ने सपना दिखाया, कांग्रेस के खिलाफ जनता को भड़काया कि कांग्रेस ने ये किया वो किया। तो ये बात सही है, कांग्रेस ने जो किया होगा, लेकिन उसके कई गुना, सैकड़ों गुना ज्यादा इस देश में भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 वर्षों में कर दिया है। और उसका नतीजा ये रहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको संविधान जो बदलने का इन्होंने सपना देखा था, ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अगर हमको 400 पार मिल गया, 2 बार ये लोग 2014 से ये लोग सत्ता में रहे, तो 24 में इन्होंने सपना देखा था कि इस देश के संविधान को हम बदल देंगे। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। आज भी मानसून सत्र आने वाला है, ये तमाम संशोधन करना चाहते हैं। तमाम आप देख रहे हैं टीएमसी के सांसदों को तोड़ा जा रहा है, आम आदमी पार्टी के सांसदों को तोड़ के अपना बहुमत ये सिद्ध करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल लाया गया था, तो वो महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल नहीं था, ये संविधान संशोधन का बिल था। संविधान खत्म कर दिया जाए, और वो मंसूबा इनका कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि इस देश में संविधान लागू है, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो बाबा साहब के संविधान को ये बदलना चाहते थे, इसलिए इनको लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, इनका बिल वापस हो गया। तो वो ड्रामा शुरू किया इन लोगों ने पूरे देश में कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग महिला विरोधी हैं। महिलाओं का जो बिल था 2003 में कांग्रेस ने लाया था, उसको आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लागू किया है। तो ये हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाने का सपना दिखाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस देश को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, इस देश को विश्वगुरु बनाएंगे, ये सपना दिखाया था। वो सपने को में इन लोगों ने देश की जनता को गुमराह किया। आज क्या हुआ? हवाई चप्पल लोगों के पैर से खत्म हो गए। आज लोग भुखमरी और बेरोजगारी के शिकार हो गए। आज नीट का एग्जाम देख लिए, नौजवान फांसी लगा के मर रहा है, हर दिन हजारों किसान मर रहे हैं, नौजवान और बच्चियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है। ये सपने दिखाने वाले और ये झूठे लोग हैं, ये केवल जुमले की सरकार है। ये काला धन की बात कर रहे थे कि 2014 से कांग्रेस, उससे पहले बहुत काला धन विदेशों में जमा कर दिया है, उसको हम आएंगे सरकार में तो हम काला धन वापस लाएंगे। नोटबंदी किया इन्होंने, गरीबों के जेब में जो 2 कौड़ी था उसको उन्होंने लूट लिया।
ले जाके जमा कर दिया। जनधन योजना के तहत इन्होंने खाता खुलवाया कि 15 लाख हम देंगे, 15 लाख का 15 पैसा नहीं आया लोगों के खाते में। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता को गुमराह किया और झूठ बोल के इस देश की सत्ता में आए। और जब झूठ बोल के सत्ता में आ गए तो ये सरकारी मशीनरियों को जो इस देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके इस देश की जो छोटी-छोटी पार्टियां हैं उनको खत्म करने का ये काम कर रहे हैं। उन सांसदों विधायकों को तोड़ते हैं, पार्टियों को तोड़ते हैं, वो खत्म करके इस देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये पूरी तरीके से इस देश में हिटलर सही लाना चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र न रहे। ये एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन साथियों ये कभी ये नहीं कहते हैं कि इस देश में गरीब का बच्चा जिस विद्यालय में पढ़े उस देश में उस विद्यालय में अमीर का भी बच्चा पढ़े। ये समान शिक्षा की बात नहीं करते हैं। ये अमीरी गरीबी वाले लोग हैं। गरीबों के लिए इन्होंने प्राइमरी विद्यालय बंद करने, जो जहां पे गरीब का बच्चा पढ़ता है उस प्राइमरी विद्यालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने मर्जर के सिस्टम पे लाके खत्म करने का प्लान किया था। देश की जनता ने जब विद्रोह किया, आंदोलन किया, तब ये बैकफुट पे चले गए। इनका ये तरीके का इनका जो कारनामा है कि एक गरीब जनता, आम जनता के खिलाफ ये काम करने वाले लोग हैं। लेकिन ये मीडिया में और ये टीवी चैनलों के माध्यम से पूरी तरीके से माहौल बनाते हैं और धर्म के नाम पे समाज को ये टकराते हैं, लड़ाते हैं कि धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम कराते हैं, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समाज को लड़ाते हैं। तो ये पूरी तरीके से आज अब सफल हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। उसका नतीजा ये है कि आज ये प्रधानी का चुनाव होने का टाइम है, ये प्रधानी का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। आज प्रधानी का चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। वो प्रधानी का चुनाव नहीं करा पा रही है और वन इलेक्शन वन क्या कहते हैं नेशन की बात करने वाले लोग हैं, तो ये चंदा चोर हैं। अभी आपने सुना इनको कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्वयं कह रहे थे कि चोरी हुई है और उनको सजा मिलेगी। तो मुझको ये बात को खुशी है, कम से कम स्वीकार तो कर रहे हो कि चोरी हुई है, सरकार आपकी है, चोरी हुई है तो किसकी वहां पे कौन बनाया था सदन? संपत राय को कौन लाया था जो वहां पे ट्रस्ट बना? ट्रस्टी का अध्यक्ष मोदी जी ने सदन में कहा। तो ये किनके लोग थे? तो इसका मतलब वो चोर नहीं, वो चोरों के सरदार कोई और हैं जो चोरी करा रहे हैं। गरीब जनता, देश के धार्मिक जो तमाम हिंदूवादी सोच के लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत किया भारतीय जनता पार्टी ने। राम के नाम पे लूटा है और सैनिकों के नाम पे देश के जनता को इन लोगों ने झूठ बोला है। सिंदूर ऑपरेशन आपने सुना होगा। सिंदूर ऑपरेशन में सदन में राजनाथ सिंह कह रहे थे कि हमारे सैनिकों को एक भी पैसे का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आज वो 45 दिन बाद, 1.5 महीने बाद वो खुलासा हुआ कि सिंदूर ऑपरेशन में भारत के 6 सैनिक मारे गए थे। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। सैनिक के साथ देश की सेना में जो लोग हैं उनके भी शहादत पे ये लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। पुलवामा हमले में आज तक जो 42 लोग मारे गए, उनका आज तक उनको जो है न्याय नहीं मिला। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से फेल सरकार है। मैं ये कहता हूं कि ये झूठ पे टिकी हुई है, ये रेत के ढेर पे टिकी हुई है, कभी भी उड़ सकती है। और 2027 की मैं अगर बात करूं तो 27 नहीं, आज चुनाव अगर हो जाए, जिस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन जाएगी, उसका 2024 में हमने नजीर दे दिया था। 2024 में 27 सांसदों को हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने 37 सांसद हमारे समाजवादी पार्टी के चुने गए थे। ये समाजवादी पार्टी को ये उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है। माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के 2027 में सरकार में मुख्यमंत्री होंगे और इस देश में, इस प्रदेश में अमन, चैन, शांति होगी, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा और भाईचारा, अमन, संप्रदाय सब खत्म हो जाएगा। ये भाईचारा पूरी तरीके से आएगा और ये सांप्रदायिक ताकतें पूरी तरीके से नस्तनाबूद हो जाएंगी। अगर सत्ता में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार फलाने पार्टी में हुआ, आज मैं कह दूं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी जिस दिन सत्ता से जाएगी, इनका एक भी मंत्री, एक भी विधायक जेल जाने से नहीं बचेगा। इतना बड़ा घोटाला ये लोग करते हैं कि अगर ये सत्ता से जिस दिन चले गए, इनका एक भी विधायक, एक भी मंत्री, एक भी सांसद नहीं बचेगा जो जेल नहीं जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये घोटालेबाजों की सरकार है। हम नगर पालिका भरवारी में और भरवारी के जो इर्द गिर्द जो और तमाम नगर पालिकाएं हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं तो सभासद हूं नगर पालिका के, कितना बड़ा घोटाला होता है और इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं सरकारों में भारतीय जनता पार्टी है कि ये लोग उजागर नहीं करते हैं। केवल सत्ता की ताकत से ये लोग बोलने वालों को जेल भेजते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो ये जिस दिन सत्ता से जाएंगे ये जेल जाने से बचेंगे नहीं। और उत्तर प्रदेश की सरकार, जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इनको
ईंट से ईंट बजाने का इनको, और जो भी घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो बचेंगे नहीं। और जनता का हम लोग सम्मान करेंगे। बाबा साहब के संविधान को हम लोग बचाने वाले लोग हैं, और संविधान के रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी मैदान में खड़ी रहेगी। माननीय अखिलेश यादव जी मैदान में खड़े हैं और सीना ठोक के खड़े हैं। हर दिन रोड पे उतर के वो संविधान के लिए, इस देश के पीडीए समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। 2027 के सत्तासीन माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। 2022 में तीनों विधानसभा सीट जो है सपा के खाते में थी। वहीं 2024 में लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में हुई। 2022 में हालांकि चलो जो है समाजवादी पार्टी जो विधायक थी पूजा पाल, उनके क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे, तब अखिलेश यादव ने उनको बाहर कर दिया था। क्या 22 से 27 तक अभी जो है कौशाम्बी में ऐसा कुछ विकास हुआ? 3 विधायक रहे, उसके बाद एक विधायक जो है क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे तो बाहर कर दिया गया। मतलब ऐसा कुछ विकास दिखा आपको? ये सवाल आप पूछ चुके हैं। भारतीय मैं इसका जवाब फिर से दे देता हूं आपको। कि आपने डिप्टी सीएम के बयान को सुना होगा, वो नजीर मैं आपको बता चुका हूं कि डिप्टी सीएम का अगर बयान आ जाए कि समाजवादी पार्टी का कौशाम्बी में तीनों विधायक हैं, सांसद हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ उम्मीद मत करिए, तो ये जनता का अपमान करने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी को केवल बताते हैं, लेकिन इनके बस की बात नहीं है। डिप्टी सीएम के बस की बात नहीं है कौशाम्बी में एक ईंट रख ले। इसीलिए इनको जनता ने, सिराथू को जनता ने उखाड़ के फेंका था। 17 के 22 के बीच में जब ये रहे तो ये कुछ काम नहीं किए, इसलिए जनता ने उखाड़ के फेंक दिया था। पल्लवी पटेल को विधायक बनाया था। तो वही नाकाम लोग हैं जो काम नहीं कर पाते हैं, वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाते, प्रत्यारोप लगाते हैं कि उनके सांसद हैं, उनके विधायक, इसलिए हम विकास नहीं करेंगे। माननीय सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी ने सदन में जब आवाज उठाया जल शक्ति मिशन के लिए कि लोगों के, जनता की आंख में आंसू आ गए लेकिन नल में जल नहीं आया, टंकियां फट गई हैं, रोडों को फाड़ दिया गया, पाइपलाइन बिछा दिया गया, गांव अस्त व्यस्त हो गया, गांव तालाब बन गया। ये काम जल शक्ति मिशन के तहत बड़ा घोटाला हुआ, पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अपने बजट से हजारों हैंडपंप लगाने के लिए अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र में प्रस्ताव दिया, डीएम को दिया, लेकिन ऊपर से सरकार ने, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य की सरकार ने, रोक लगा दिया कि आप हैंडपंप नहीं दे सकते हैं। तो ये हमारे विकास को रोकने वाले लोग हैं। हम विकास ना करें जिससे जनता हमसे रूठ जाए। ये भारतीय जनता पार्टी कौशाम्बी में विकास करने ही नहीं दे रही है। हमको 5 करोड़ निधि मिलती है, ये बात सही है, लेकिन उस निधि को ये खर्च नहीं करने देते हैं। हम जीएसटी ले लेते हैं, और इनके जो ठेकेदार हैं और ये इनके अधिकारी हैं उसमें कमीशन मांगते हैं कि हमको कमीशन देंगे। तो अधिकारी कमीशन नहीं पाता है, तो वो प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाता है, वहां से रोक दिया जाता है। तो इसलिए 2022 से 27 के बीच में जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। विधायक हमारे हैं लेकिन सरकार हमारी नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। जिस दिन सरकार हमारी होगी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। एक सीट है कौशाम्बी में जो बड़ी चर्चा में थी 2022 में, वो थी सिराथू 251 सीट, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराकर विधानसभा पहुंची पल्लवी पटेल। इतना बड़ा चेहरा को हराने के बाद जो है बड़ी चर्चाएं हुई। क्या कुछ कहेंगे? फिर ऐसा कुछ विकास उन्होंने सिराथू विधानसभा में किया, करके दिखाया? नंबर 1 तो समाजवादी पार्टी के हमारे जो साथी अभी अनर्गल विलाप कर रहे थे, मैं इनकी वेदना को समझ सकता हूं। जब भी जिनके लोग थाने चलाते थे, जिनके लोग तहसील चलाते थे, जिनके गुंडों की फौज लोगों की जरजोरू जमीन पर कब्जा करने के लिए निकल पड़ती थी, जिनके मन में नौजवानों का दर्द छलक रहा है, जब कभी पुलिस की भर्ती होती थी, जब कभी बाबुओं की भर्ती होती थी, तो पूरा सैफई परिवार अलग अलग झोला लेकर के अलग अलग सर्किट हाउसों में बैठ जाता था, नियुक्तियों के लिए लाद लाद करके पहुंचाते थे। आज इन 10 सालों में क्योंकि इनका ये रोजगार बंद हुआ है, नौजवान बेरोजगार नहीं हुआ है, समाजवादी पार्टी के ये नेता बेरोजगार हुए हैं, इसलिए इनकी पीड़ा को, इनकी वेदना को समझना स्वाभाविक है। और वो पेपर लीक की बात करते हैं जिनके समय में परीक्षा होने से पहले परिणाम बन जाते थे, जिनके यहाँ लिस्ट पहले बन जाती थी, परीक्षा बाद में होती थी, जिन्होंने कभी प्रतिभाओं का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने सपुस्तकीय परीक्षा लागू करके नकल की खुली छूट दी कि ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग पुलिस की भर्ती में शामिल हो जाएं। उत्तर प्रदेश में जितनी भर्तियां पिछली सरकारों में होती रही हैं, आज पारदर्शिता के आधार पर नौजवान पढ़ाई के आधार पर नौकरी पा रहा है, तो इनके मन में दर्द होना स्वाभाविक है। सुनिए, अब सुनने की भी आदत, जरा सुनने का धैर्य और साहस, हाँ, सुनने की आदत डालिए। मैंने आपको पूरे धैर्य के साथ आपकी पूरी बातें सुना है। वो लोग देश की सीमा और सुरक्षा की बात
और उसकी चिंता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस देश के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले आतंकवादी कसाव के लिए आतंकवादी अभी तक पूरा भाषण 1 घंटे का सुना गया है, इसलिए पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। जिन्होंने कसाव के लिए देश के सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट खड़े करके जिन्होंने कसाव के माफी की बात कही थी, आपके कहने से बात नहीं करेंगे ना, बात तो अपनी करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। क्या आपके हम सुने जब हमारा नंबर है? सुनिए, ये आप और मित्रों, वो लोग सम्मान की बात करते हैं। कुछ कहेंगे? सभी पार्टियां अपने अपने बातें रख रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और हमारे प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जी के दिशा निर्देश पर कांग्रेस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ। अबे हमारे बड़े भाई ने कहा कि कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं किया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 14 के पहले सोना क्या रेट था? 22 से 27 के बीच में बात नहीं भैया, आप अभी की बात करिए, 22 से 27 के बीच में। आप रुको, 22 के 27 के बीच। रुकिए, आप 2 सेकंड 2 मिनट में सुन के जाइए। आप सुनिए, मैंने आपकी बात 22 से सुना। 27 के बीच में बात आप करें। देखो भाई, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने 27 और सुनिए, सोना कब बढ़ा? सोना इस समय कितने में है? सोना कितने में है? 1.5 के ऊपर है। पेट्रोल कहाँ है? डॉलर कहाँ है? अब आप लोग सब बताइए। नहीं, आप पूछो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो मीडिया को, इस शर्म नहीं आती इनको बोलने में कि डॉलर कहाँ है? देश का प्रधानमंत्री कहता था कि जब डॉलर गिरता तो देश गुलामी क्यों होता है, देश गुलाम होता है। इसलिए पूछना चाहता हूँ, पढ़े लिखे व्यक्ति, क्या बात करते हो? सोना क्या है? सुनिए, इस देश में, भारत में किसी भी परिवार में किसी लड़की की शादी होती है तो उसे क्या होता है? उसे एक क्या दिया जाता है? क्या पहनाया जाता है? मंगलसूत्र। आज कोई गरीब आदमी, कोई बीच का आदमी, किसान आदमी क्या अपने बेटी को मंगलसूत्र पहना पाएगा? भ्रष्टाचार। अभी इन्होंने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप डीजल पेट्रोल कम करिए, यूज कम करिए, और देश का प्रधानमंत्री विदेश भाग गया। और सुनिए, बड़े पैमाने में सोने का घोटाला हो गया। और राजनीतिक, सुनिए, मैं राजनीतिक विषय पर आ रहा हूँ। राजनीति आपने आया कि कांग्रेस 70 साल चोरी किया। 1 मिनट अब रोकना सुनिए, चाहिए। नहीं रोकेंगे नहीं आप। 70 साल हम चोरी किए तो आपने क्या किया 14 में? 14 से अभी तक क्या किया? अमित शाह का बेटा जैसा क्या है, जो जिसकी औकात 50,000 से 50,000 अरब का रुपये का आदमी हो गया। हाँ, आप इस बात को नहीं कहना चाहते। आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़े थे? कि मैं कहा कि मैं किसान, गरीब, मजदूर की बात करें और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख डालूंगा। ये भैया, दो पंचवर्षीय हो गई। 14 में बात कही थी, आपने 19 को बीत गया, आपका 24 बीत रहा है, अब 29 आने वाला है। आपने कहा कि हर किसान, हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपया डालेंगे, आपने डाला। आप ही पत्रकार बंधु हैं, इससे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी निकम्मी सरकार। और इन्होंने कहा, अभी संस्कृत और सभ्यता की बात करें, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी की बनाई हुई पार्टी को आप तिलांजलि दे दिया। कहां थे हम? मोदी साहब कहां थे बताइए? जिस पार्टी का, सुनिए, अमित शाह, मोदी 2 नेता हैं जिनका और कोई नेतृत्व नहीं है। संघ के द्वारा सरकार चलाई जाती है, संघ के द्वारा सरकार बात हो रही है, मुद्दे की बात हो रही है। क्या कुछ कहेंगे? सारे जो है पार्टियां अपनी अपनी बात रखनी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कम समय में पूरी बात रखिए। देखिए, मेरा नाम धर्मेंद्र भास्कर है। मैं भीम आर्मी जय भीम संगठन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनजीत सिंह नोटियाल हैं, वो बसपा बहुजन समाज पार्टी को हमेशा समर्थन करते हैं और समर्थन किए हैं, और आगे भी 2027 में करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस, तो कभी यूपी में सरकार बनी नहीं है। इसके अलावा भाई साहब हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, एक किसी से कम नहीं है, एक दूसरे के पहलू हैं, एक सांप नाथ है तो एक नाग नाथ है, इसमें कोई नकारा नहीं जाता। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जनता देख रही है और जनता समझ चुकी है कि कौन अपना हितैषी है। यही समाजवादी पार्टी अपनी सरकार में बड़े बड़े माफियाओं को पाली है, अतीक अहमद जैसे माफियाओं को, राजा भैया जैसे, क्या नाम है, मायावती सरकार में वो जेल में थे, जैसे समाजवादी पार्टी आई जेल से बाहर जेल मंत्री बना दिए गए। तो समाजवादी पार्टी भी कहीं कम नहीं है शोषण करने में।
तो अब जनता जाग चुकी है और 2027 में पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी माननीय हमारी बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए सभी संगठनों के और कार्यकर्ता पदाधिकारी थे और जनता थी। कौशाम्बी एफएम न्यूज अखिलेश सिंह। तो हमारे खास कार्यक्रम 27 का सत्ताधीश कौन में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।